हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी आईक्यू टैब। आज के इस इन्वायरमेंट के वीडियो के अंदर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज ओशन एसिडिफिकेशन। ओशन एसिडिफिकेशन क्या है और किस तरीके से ये इंपॉर्टेंट है हमारे यूपीएससी एग्जामिनेशन के अंदर, उसको हम आज के वीडियो के अंदर समझने वाले हैं। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, यू मस्ट अंडरस्टैंड कि ओशन एसिडिफिकेशन एक ऐसी चीज़ है जिसको इवन ट्विन ऑफ ग्लोबल वार्मिंग बोला जाता है और साथ ही साथ इसको अदर CO2 प्रॉब्लम भी बोला जाता है। ठीक है, जस्ट रिमेंबर ये दो फ्रेजेस जो हैं वो ओशन एसिडिफिकेशन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इवल ट्विन ऑफ ग्लोबल वार्मिंग यानी कि ग्लोबल वार्मिंग की बहन, ठीक है, और सेकंड द अदर CO2 प्रॉब्लम, मतलब CO2 प्रॉब्लम जैसा ही एक और प्रॉब्लम। तो बेसिकली ये दो चीज़ें हैं जो कि हमारे ओशन एसिडिफिकेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ओशन एसिडिफिकेशन का सीधा सा मतलब क्या है? ओशन अगर एसिडिफाई हो जाए, तो सिंपल वर्ड्स में अगर उसका pH कंपैरेटिवली डिक्रीज हो जाए अर्थ के ओशन का, तो हम उसे ओशन एसिडिफिकेशन कहेंगे। नाउ नॉर्मल कंडीशंस में जो हमारा ओशन वाटर होता है वो अल्कलाइन इन नेचर होता है, यानी कि वो बेसिक इन नेचर होता है, जिसका pH जो है वो कंपैरेटिवली 8.1 के आसपास में होता है। देखो, अगर ये pH स्केल है, ये 7 है, ये 0 है, ये 14 है, तो इस तरफ एसिडिक होगा, इस तरफ बेसिक होगा। 7 इज़ द न्यूट्रलाइजिंग इफेक्ट, 8.1 का मतलब है ये कि ये कंपैरेटिवली बेसिक है। तो नॉर्मल जो ओशन वाटर होता है वो बेसिक इन नेचर होता है, लेकिन हमारे एटमॉस्फेयर में जो CO2 प्रेजेंट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को लेने के कारण वो पर्टिकुलर एसिडिक बन जाता है। कैसे? देखो ध्यान से, लेट्स से ओशन वाटर है। ओशन वाटर इसका मतलब क्या है? उसके अंदर H2O प्रेजेंट है, वाटर प्रेजेंट है। वाटर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, कहाँ से? वो लेता है एटमॉस्फेयर से, और उसके कारण वो बेसिकली एक वीक एसिड फॉर्म करता है जिसे हम कहते हैं कार्बोनिक एसिड। ठीक है, ध्यान रखिएगा। सो ये जो कार्बोनिक एसिड है ना, जब ये लार्ज क्वांटिटी में हमारे ओशंस के अंदर आना स्टार्ट हो जाती है, तो यही कार्बोनिक एसिड एक्चुअली हमारे ओशंस को एसिडिफाई कर देती है। एसिडिफाई मतलब एसिडिटी की कंटेंट जो है हमारे ओशन के अंदर उसको कंपैरेटिवली इंक्रीज कर देता है। आई होप दिस इज क्लियर। सो जैसा मैंने आपको बताया, CO2 एटमॉस्फेयर से लेगा, वाटर ऑलरेडी प्रेजेंट है, ये दोनों कंबाइन करते हैं कार्बोनिक एसिड फॉर्म करने के लिए। और आई होप आपको याद होगा, जब मैंने आपको pH वाला चीज़ समझाया था फर्स्ट टॉपिक के अंदर, मैंने आपको बताया था pH जो है वो डिपेंडेंट है हाइड्रोनियम आयन के ऊपर, H+ आयन्स के ऊपर। मतलब जैसे जैसे H+ आयन्स इंक्रीज होंगे किसी भी एरिया के अंदर, वहाँ पर ऑटोमेटिकली एसिडिटी इंक्रीज होगी। तो जो कार्बोनिक एसिड होता है वो जहाँ पर आता है वहाँ पर हाइड्रोनियम आयन्स को इंक्रीज कर देता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर क्या होता है, ऑटोमेटिकली एसिडिटी इंक्रीज हो जाती है। नाउ ये तो हो गया CO2 का एब्जॉर्प्शन, मतलब ओशन अगर CO2 एब्जॉर्ब करेगा तो ऑटोमेटिकली एसिडिटी बढ़ेगी। इसके अलावा और क्या क्या रीजन है जिसके कारण ओशन के अंदर एसिडिटी बढ़ सकती है? पहला है यूट्रॉफिकेशन। यूट्रॉफिकेशन क्या होता है पहले ही समझो। देखो, यूट्रॉफिकेशन का मतलब होता है जब किसी वाटर बॉडी के अंदर बहुत सारा न्यूट्रिएंट्स आ जाए। जैसे न्यूट्रिएंट्स बेसिकली दो टाइप के, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस। यानी कि बहुत सारा न्यूट्रिएंट अगर आ जाएगा तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर बहुत सारा देखो, बहुत सारा न्यूट्रिएंट्स होने के कारण क्या होगा, एल्गी बहुत ही फास्ट ग्रो करना स्टार्ट कर देगा। एल्गी क्या होता है? फाइटोप्लैंक्टॉन्स। और फाइटोप्लैंक्टॉन्स ऑब्वियसली बहुत फास्ट ग्रो करेंगे, बहुत ही फास्ट रिप्रोड्यूस करेंगे, तो क्या होगा, धीरे धीरे बाकी ऑर्गेनिजम्स हैं वो सब भी क्या करेंगे, धीरे धीरे उनकी अमाउंट बढ़ जाएगी। नाउ अब जैसे जैसे एल्गीज डाई करेंगे, जैसे जैसे एल्गीज की डेथ होगी, डिकम्पोज होना स्टार्ट हो जाएगा। क्यों हो रहा है ये डिकम्पोज? बिकॉज एसिडिक एनवायरनमेंट के कारण ओशन हमारा एसिडिफाई हो गया है, जिसके कारण एल्गीज रह नहीं पा रहे हैं और एल्गीज अब मर रहे हैं। तो जब एल्गीज मरेंगे तो वो धीरे धीरे नीचे की तरफ जाएंगे, राइट, ओशन के नीचे की तरफ जाएंगे, और जैसे जैसे नीचे की तरफ जाएंगे वो वाटर में जो ऑक्सीजन है, डिजॉल्व ऑक्सीजन है, उसको कंज्यूम करते हुए जाते हैं। बस इतना ध्यान रखिए। देखो, जो एल्गीज होते हैं वो एक बायोलॉजिकल मटीरियल्स है। जब भी आप किसी बायोलॉजिकल मटीरियल को डिकम्पोज करोगे, मतलब उसको ख़त्म करने जाओगे, तो वो ऑटोमेटिकली वो क्या करेगा, ऑक्सीजन को यूज़ करता है डिकम्पोज करने के लिए। इसे हम कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, मतलब कि ऑक्सीजन को इस्तेमाल करके रेस्पायर करने की कोशिश कर रहा है। और एरोबिक डिकम्पोजिशन मतलब कि ऑक्सीजन को इस्तेमाल करके किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि अब डेड हो चुका है उसकी बॉडी को डिकम्पोज करने की कोशिश कर रहा है। देखो, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बस ये समझना है, यूट्रॉफिकेशन का मतलब होता है जब किसी बॉडी के अंदर, वाटर बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट्स का अमाउंट बढ़ जाए। न्यूट्रिएंट्स का अमाउंट बढ़ने के कारण उस एरिया में एल्गीज का जो अमाउंट है वो भी बढ़ जाएगा, बहुत ही फास्ट रिप्रोड्यूस करेंगे वो लोग। बट इतनी फास्ट रिप्रोड्यूस तो कर रहे हैं, देखो एक तरफ तो एल्गीज बहुत फास्ट रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, बट दूसरी तरफ जैसा मैंने आपको बताया, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण हमारा ओशन एसिडिफाई हो रहा है। एसिडिफाई होने के कारण मीडियम चेंज हो रहा है और एल्गीज की डेथ हो जाएगी। मतलब एक तरफ एल्गीज का पॉपुलेशन बढ़ रहा है बिकॉज ऑफ यूट्रॉफिकेशन, बट दूसरी तरफ एल्गीज का पॉपुलेशन कम हो रहा है बिकॉज ऑफ
ओशन एसिडिफिकेशन, राइट, ओशन एसिडिफाई होने के कारण तो एल्गीज जब मरना स्टार्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली उनकी बॉडी जो है वो डिकम्पोज होने के लिए ऑक्सीजन को इस्तेमाल करेगी। ऑक्सीजन को इस्तेमाल करने के कारण क्या होगा, एक पर्टिकुलर एरिया ऐसा आएगा जहाँ पर ऑक्सीजन पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। उस एरिया को हम बोलते हैं डेड जोन। डेड जोन का मतलब है वहाँ पर ऑक्सीजन क्रिटिकली लो हो जाता है। ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर। नाउ ये तो हो गया एक तरीका, यानी कि यूट्रॉफिकेशन के कारण, यानी कि न्यूट्रिएंट्स के इनरिचमेंट के कारण किस तरीके से एक पर्टिकुलर ओशन में एसिडिफिकेशन बढ़ सकता है और कैसे डेड जोन्स फॉर्म हो सकते हैं, ये हमने बता दिया, राइट। अब देखो ब्लूम्स होते हैं। ब्लूम का मतलब होता है एल्गल ब्लूम्स। एल्गल ब्लूम का मतलब क्या है, सेम चीज़। जब यूट्रॉफिकेशन होगा, यानी कि जब बहुत सारा न्यूट्रिएंट आएगा तो एल्गी जो है बहुत ही फास्ट ग्रो करेगा। मतलब अचानक से उनके पॉपुलेशन के अंदर एक ब्लूम देखा जाएगा, बहुत ही फास्ट ग्रो होगा। तो ये जो एल्गल ब्लूम होता है ये बेसिकली नॉर्मली हार्मलेस होता है, ज़्यादातर केसेस में हार्मलेस होता है। बट कुछ कुछ ऐसे एल्गल ब्लूम्स होते हैं जैसे कि रेड एल्गल ब्लूम, वो लोग टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं और ये टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करने के कारण आसपास का जो पानी है उसको कंटामिनेट कर देते हैं, जिसके कारण वहाँ पर फिशरीज और जो आसपास की जो फिशेस हैं वो सब मरना स्टार्ट हो जाती हैं। अगर कोई ह्यूमन्स उन फिशेस को खाएगा तो वो भी ऑटोमेटिकली इस चीज़ का शिकार बन जाएगा, राइट। वो भी हार्म हो जाएगा, हार्मफुल इफेक्ट कर सकता है ह्यूमन्स के ऊपर भी। और जो यूट्रॉफिकेशन यानी कि जो न्यूट्रिएंट का इनरिचमेंट है उसके कारण एक आइडियल कंडीशन क्रिएट होता है, सिंपल वर्ड्स में HABs फॉर्म होने के लिए, यानी कि हार्मफुल एल्गल ब्लूम्स को फॉर्म होने के लिए। आई होप दिस इज क्लियर। सो ये हमने देखा किस तरीके से यूट्रॉफिकेशन के कारण भी बेसिकली कैसे एसिडिटी इंक्रीज हो जाती है। आई होप आप इतना समझ चुके हो। ऑलराइट, लेट्स मूव अहेड। अब हम देखते हैं जो आर्कटिक आइस होता है, आर्कटिक आइस भी कहीं ना कहीं एसिडिटी को इंक्रीज कर सकता है। कैसे, देखो मान लेते हैं आप आर्कटिक ओशन के ऊपर खड़े हैं तो आप देखेंगे कि एक बर्फ की एक चादर है, राइट, और उसके नीचे पानी है। जो नीचे वाला पानी है वो तो ऑब्वियसली लिक्विड फॉर्म में होता है और जो ऊपर वाला पानी है वो ऑब्वियसली सॉलिड फॉर्म में आइस बन चुका होता है। इतना हम जानते हैं। अब देखो जब तक ये पर्टिकुलर आइस का एक लेयर यहाँ पर प्रेजेंट है तब तक एटमॉस्फेयर का जो CO2 है वो नीचे के पानी के साथ मिक्स नहीं हो पा रहा है। सिंपल है। लेकिन लेट्स से जैसे ये पर्टिकुलर आइस पिघल जाएगी किसी भी चीज़ के कारण, मान लो ग्लोबल वार्मिंग के कारण ये पर्टिकुलर आइस मेल्ट हो गई। अब अगर ये शीट मेल्ट हो गई है तो क्या होगा, नया कंडीशन ये होगा कि जो ये वाटर है ये डायरेक्टली इन कॉन्टैक्ट आ जाएगा एटमॉस्फेरिक CO2 के, और द मोमेंट CO2 के एटमॉस्फेरिक कॉन्टैक्ट में ये आएगा तो क्या होगा, CO2 को ये पानी जो है एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देगा और फिर से वही वाला साइकिल आ जाएगा, कार्बोनिक एसिड फॉर्म होगा। कार्बोनिक एसिड के कारण ये पानी जो है धीरे 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 एसिडिफाई होना स्टार्ट हो जाएगा। सो आई होप आप समझ गए। हमने 3 डिफरेंट मैकेनिज्म्स देखे। पहला हमने देखा CO2 को जैसे जैसे एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब करता है ऑक्सीजन, जो ओशन है वो ऑटोमेटिकली ओशन जो है वो कार्बोनिक एसिड फॉर्म करता है और उसके थ्रू एसिडिफाई होना स्टार्ट हो जाता है। सेकंड हमने देखा जब भी यूट्रॉफिकेशन होगा तो यूट्रॉफिकेशन होने के कारण क्या होता है, बेसिकली प्लैंकटन ब्लूम्स आते हैं और ब्लूम्स आने के कारण क्या होता है, बैक्टीरियाज का रेस्पिरेशन बंद हो जाता है। ठीक है, एल्गीज डिकम्पोज हो जाते हैं, सारा का सारा ऑक्सीजन खत्म हो जाता है और ऑक्सीजन खत्म होने के बाद क्या बचता है, ऑब्वियसली CO2। तो CO2 बचना है, इसका मतलब क्या है, pH की वो हो गई, डिक्लाइन हो गई, मतलब कि यहाँ भी जो इन्वायरमेंट है, जो एटमॉस्फेयर है वो भी यहाँ पर भी एसिडिक हो गया। और थर्ड हमने देखा कि जो आर्कटिक आइस है वो नॉर्मली आइस होता है, इसलिए एटमॉस्फेयर का जो CO2 है वो नीचे के पानी के साथ मिल नहीं पाता, बट जैसे ये आइस मेल्ट हो जाता है तो CO2 जो है वो डायरेक्टली पानी के साथ मिल पाता है और फिर से वही कार्बोनिक एसिड को फॉर्म कर लेता है। आई होप दिस मच इज क्लियर। ठीक है, सो अब यहाँ पर आप तीनों रीजन समझ चुके हैं जिसके कारण ओशन एसिडिफिकेशन हो सकता है। अब हम देखते हैं, लेट्स से अगर ओशन एसिडिफिकेशन हो गया तो उसके इफेक्ट्स क्या क्या होंगे। पहली चीज़ तो ये समझो, ओशन जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड का रिजर्वॉयर माना जाता है। मतलब ओशन की एक नेचुरल टेंडेंसी होती है कि वो एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है और एब्जॉर्ब करता है, बट ध्यान रखना है उसकी भी एक लिमिट होती है, उसकी भी एक बफरिंग कैपेसिटी होती है। मतलब ऐसा नहीं है कि एटमॉस्फेयर से वो सारे का सारा ऑक्सीजन अपने अंदर ले सकता है, ऐसा नहीं कर सकता ओशन, राइट। सो ओशन की जो लिमिट है, अगर उस लिमिट से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट है तो वो उसको भी लेने की कोशिश करेगा, उसको भी एब्जॉर्ब करने की कोशिश करेगा। और जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की जो प्रेजेंस है एटमॉस्फेयर के अंदर बढ़ेगी वैसे वैसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगा ओशन के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का, राइट। और अगर ओशन ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेगा तो ऑब्वियसली सेम चीज़, ओशन एसिडिफिकेशन हो जाएगा। और ओशन एसिडिफिकेशन होने के कारण क्या होगा, ओशन की जो बफरिंग कैपेसिटी है वो यहाँ पर ख़राब हो जाएगी। मतलब ओशन जितना कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर कर रहा था अब उससे ज़्यादा उसको स्टोर करना पड़ रहा है, और ज़्यादा स्टोर करना पड़ रहा है इसका मतलब क्या है, ज़्यादा एसिडिक होता जा रहा है एनवायरनमेंट ज़्यादा एसिडिक होगा तो जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो वहाँ पर प्रॉपर्ली रह नहीं पाएंगे। सेकेंड चीज़, अब देखो जैसा हमने बात किया, सी वाटर CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व करता है और हाइड्रोजन मतलब H2O के साथ कंबाइन करता है, कार्बोनिक एसिड फॉर्म करता है, फिर बाइकार्बोनेट्स फॉर्म करता है, कार्बोनेट्स फॉर्म करता है। ये सब याद करने की जरूरत नहीं है आपको, बस ऐसे ही मैं सिंपली बता रहा हूँ कि CO2 जब H2O के साथ कंबाइन करता है तो ये सब चीज़ें फॉर्म करता है।
पर ध्यान रखिएगा एक चीज़ कम हो जाती है, ठीक है, और वो चीज़ कम होती है कार्बोनेट आयंस। कार्बोनेट बनता नहीं है, कार्बोनेट खत्म हो जाता है जैसे जैसे एसिडिक एनवायरनमेंट आता है। तो और अगर आपको पता हो तो कार्बोनेट ही वो चीज़ है जो कि ऑर्गेनिजम्स को शेल्स बनाकर देती है। टर्टल्स का शेल जो है, फिर जो सीपिया होती है उसका शेल जो होता है, वो सारे के सारे शेल्स जो है वो इसी कार्बोनेट आयन के थ्रू बनता है। बट एसिडिक एनवायरनमेंट के अंदर ये कार्बोनेट आयन्स फॉर्म नहीं हो सकते हैं। बिकॉज ऑफ दिस ये कार्बोनेट आयन का जो अमाउंट है वो कंपैरेटिवली कम हो जाता है, और वो सारे के सारे ऑर्गेनिज्म जो कि कैल्सीफाइंग होते हैं, मतलब जिनके बॉडी के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट की एक लेयर होती है, वो सब यहाँ पर मरना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे कि कोरल्स। अब कोरल्स जो है, प्लैंकटॉन्स जो हैं, ये सब इनके बॉडी के आसपास में कोई प्रोटेक्टिव लेयर नहीं होता है, तो ऑब्वियसली कोई भी आकर इनको मार सकता है। मतलब जो इनके प्रेडेटर्स हैं, जो इनके शिकारी हैं, वो आकर इनका शिकार कर सकते हैं। इसके अलावा कोरल ब्लीचिंग हो जाती है इस पर्टिकुलर चीज़ के कारण, राइट। तो इस तरीके से कैल्सिफाइंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर एक बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है, बिकॉज एसिडिक एनवायरनमेंट में कार्बोनेट आयंस हट जाते हैं। थर्ड, आपको ध्यान रखना है कि ओशन एनवायरनमेंट में ओशन एसिडिफिकेशन के कारण क्लाउड फॉर्मेशन भी होता है। कैसे? देखो, एटमॉस्फेयर में एक एरोसोल्स नाम की चीज़ होती है। एरोसोल को हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर वैसे कवर करने वाले हैं, बट जस्ट रिमेंबर कि एरोसोल नाम की एक चीज़ होती है। जिस एरोसोल में सल्फर जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। तो और जो सल्फर है वो जो एटमॉस्फेयर में जाता है उसका मेन सोर्स है ओशन, मतलब ओशन से ही सल्फर जो है वो एटमॉस्फेयर तक पहुंचता है। अब सल्फर जो ओशन तक पहुंचता है वो किस फॉर्मेट में पहुंचता है? वो पहुंचता है डाइमिथाइल सल्फाइड के फॉर्मेट में। डाइमिथाइल सल्फाइड जो कि फाइटोप्लैंक्टॉन्स प्रोड्यूस करते हैं। मतलब कि देखो, ये ओशन है, ओशन के अंदर कुछ प्लांट्स हैं, इन प्लांट्स को हम कहते हैं फाइटोप्लैंक्टॉन्स। इन फाइटोप्लैंक्टॉन्स, ये जो फाइटोप्लैंक्टॉन्स हैं, ये बेसिकली एक टाइप का सल्फर प्रोड्यूस करते हैं जिसका नाम होता है डाइमिथाइल सल्फाइड। आपको कुछ भी याद नहीं रखना है, सिर्फ समझना है, ठीक है। सी, फाइटोप्लैंक्टॉन्स ने प्रोड्यूस किया डाइमिथाइल सल्फाइड। ये जो डाइमिथाइल सल्फाइड है ये बेसिकली एटमॉस्फेयर में सल्फर की जगह पर जाता है, ठीक है, डाइमिथाइल सल्फाइड जाता है। ऑलराइट, जब ये ऊपर जाता है तो धीरे धीरे H2O के साथ कंबाइन करता है एटमॉस्फेयर में, और वहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्म करता है। सल्फ्यूरिक एसिड फिर एरोसोल्स फॉर्म करते हैं, और एरोसोल्स जो है आगे जाकर क्लाउड्स फॉर्मेशन करते हैं। कैसे करते हैं वो सब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। फॉर द टाइम बिंग बस इतना समझिए, एरोसोल्स जो है वो क्लाउड फॉर्मेशन करते हैं, और क्लाउड फॉर्मेशन होने के कारण हमारा अर्थ जो है वो हीट करता है, और अर्थ जो है उसकी हीटिंग कम होती है, बेसिकली सनलाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है। देखो ध्यान, मान लो कि ये ग्राउंड है, ठीक है, ओशन से निकल करके बेसिकली डाइमिथाइल सल्फाइड ऊपर की तरफ गया, यहाँ पर उसने छोटे छोटे एरोसोल्स फॉर्म किए। एरोसोल्स के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड ऑब्वियसली मिले हुए हैं, ये सब कंबाइन होकर क्या करते हैं, एक क्लाउड फॉर्म करते हैं, ठीक है। और ये क्लाउड जो है ये बेसिकली एक रिफ्लेक्टिंग मटेरियल की तरह काम करती है। तो जो सनलाइट इसके ऊपर आएगा वो वापस चला जाता है। सनलाइट इसके ऊपर आके वापस मतलब अर्थ तक नहीं पहुँच पाता है, रादर वापस चला जाता है, ठीक है। तो ये अर्थ को कूल रखने में हेल्प करते हैं। आई होप दिस मच इज क्लियर। ये हो गया नॉर्मल मैकेनिज्म। लेकिन जब भी ओशन वाटर एसिडिफाई हो जाएगा, अगर एसिड बढ़ जाएगा, तो फाइटोप्लैंक्टॉन्स जो है वो खुद ही मरना स्टार्ट हो जाएंगे, और फाइटोप्लैंक्टन्स मरना स्टार्ट हो जाएंगे, साथ ही साथ वो डाइमिथाइल सल्फाइड को प्रॉपर्ली प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, बिकॉज उनकी खुद की एफिशिएंसी कम हो जाएगी। डाइमिथाइल सल्फाइड अगर कम हो जाएगा तो सल्फर जो है वो एटमॉस्फेयर तक पहुंच ही नहीं पाएगा डाइमिथाइल सल्फाइड के फॉर्मेट में, और अगर पहुंच नहीं पाएगा तो क्लाउड फॉर्मेशन सही से हो नहीं पाएगा। क्लाउड फॉर्मेशन नहीं होगा तो ऑब्वियसली अर्थ हमारा कूल नहीं हो पाएगा, रादर टेम्परेचर बढ़ जाएगा, और यहाँ पर हम ग्लोबल वार्मिंग को देखेंगे। सो I hope this is clear. Ocean acidification has a direct impact on global warming too. यानी कि अगर ओशन एसिडिफिकेशन बढ़ेगा तो ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ेगा। ओशन एसिडिफिकेशन अगर इंक्रीज हो रहा है, देखो सिंपल वर्ड में समझो, अगर ओशन एसिडिफिकेशन इंक्रीज हो रहा है उसके कारण डाइमिथाइल सल्फाइड हमारे एटमॉस्फेयर में नहीं जा पाएगा तो क्लाउड फॉर्मेशन नहीं होगा। क्लाउड फॉर्मेशन नहीं होगा तो सनलाइट जो है वो डायरेक्टली अर्थ के सरफेस पे हिट करेंगी, रादर उनको रोकने वाला बीच में कोई क्लाउड प्रेजेंट नहीं होगा, जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाएगी। आई होप दिस इज क्लियर। ये चीज़ें हमने समझी, एक बार इसको शॉर्ट में देखिए। देखो, सबसे पहले हमने देखा कि जो ओशन एसिडिफिकेशन है उसको बनने के 3 तरीके होते हैं। पहला है CO2 डायरेक्टली अब्जॉर्ब कर ले एटमॉस्फेयर से ओशन, तो कार्बोनिक एसिड फॉर्म करेगा और एसिडिटी बढ़ जाएगी ऑब्वियसली ओशन की। दूसरा यूट्रॉफिकेशन होगा तो प्लैंक्टन ब्लूम्स आएगी, और एंड ऑफ द डे क्या होगा, CO2 बढ़ जाएगा, ऑक्सीजन कम हो जाएगा। और तीसरा देखा हमने, आर्कटिक आइस अगर मेल्ट हो जाए किसी तरीके से तो जो ऊपर का CO2 है वो डायरेक्टली पानी के साथ कंबाइन हो जाएगा, और जिसके कारण क्या होगा, ओशन के अंदर एसिडिफिकेशन बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। ये 3 तरीके हैं ओशन एसिडिफिकेशन के। अब उसके इफेक्ट क्या क्या है? इफेक्ट नंबर 1 है, ओशन देखो ऑटोमेटिकली एक रिजर्वॉयर है, बट ओनली टू अ लिमिट। अगर वो लिमिट क्रॉस हो जाएगी और उसको ज़्यादा से ज़्यादा अगर CO2 को एब्जॉर्ब करना पड़ेगा तो ऑब्वियसली ओशन भी उस चीज़ को नहीं कर सकता है, पहली चीज़ तो उसकी खुद की कैपेसिटी खराब हो जाएगी। सेकेंड, वो सारे के सारे ऑर्गेनिज्म जो कि कैल्सीफाइंग ऑर्गेनिजम्स हैं, यानी कि जो कि कार्बोनेट आयंस के थ्रू अपना शेल्स बनाते हैं, उन सब की सब बॉडी का दिक्कत हो जाएगी, बिकॉज वो कैल्शियम कार्बोनेट की वो जो शेल्स है वो बन नहीं पाएंगी, तो कोरल ब्लीचिंग स्टार्ट हो जाएगा, प्लैंक्टॉन्स मरने स्टार्ट हो जाएंगे, राइट, ये सब चीज़ें होंगी। तीसरा,
क्लाउड फॉर्मेशन में डायरेक्ट इम्पैक्ट प्ले करता है जो हमारा ओशन एसिडिफिकेशन है, बिकॉज अगर ओशन एसिडिफिकेशन होगा तो जो फाइटोप्लैंक्टॉन्स हैं वो मर जाएंगे और वो साथ ही साथ डाइमिथाइल सल्फाइड को फॉर्मेशन नहीं कर पाएंगे, जिसके कारण क्लाउड फॉर्मेशन नहीं होगा और टेम्परेचर यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाएगी। ठीक है, इसके अलावा 2011 के अंदर एक क्वेश्चन आया था यूपीएससी के अंदर, जिसमें क्वेश्चन पूछा गया द एसिडिफिकेशन ऑफ ओशंस इज इंक्रीजिंग, मतलब ओशन एसिडिफिकेशन इंक्रीज हो रहा है, व्हाई इज दिस फिनोमिना अ कॉज ऑफ कंसर्न। सिंपल वर्ड्स में ओशन एसिडिफिकेशन के इफेक्ट्स के बारे में पूछा हुआ था। पहला बोलता है द ग्रोथ एंड सर्वाइवल ऑफ कैल्सियस फाइटोप्लैंक्टॉन्स विल बी एडवर्सली अफेक्टेड। तो क्या हम कह सकते हैं कि ऐसे फाइटोप्लैंक्टॉन्स जो कि कैल्शियम कार्बोनेट की एक लेयर अपने आसपास में रखते हैं, उनका ग्रोथ और सर्वाइवल यहाँ पर अफेक्ट हो जाएगा? तो आंसर इज यस। हमने अभी भी देखा है जस्ट यहाँ पर कि जो कार्बोनेट आयंस है वो यहाँ पर फॉर्म नहीं हो पाता है एसिडिक एनवायरनमेंट के अंदर, जिसके कारण जो कार्बोनिक एसिड का जो शेल्स हैं, जो कैल्शियम कार्बोनेट का जो शेल्स हैं, वो यहाँ पर फॉर्म नहीं हो सकता है। यानी कि पहला स्टेटमेंट सही हो गया। सेकंड स्टेटमेंट बोल रहा है द ग्रोथ एंड सर्वाइवल ऑफ कोरल रीफ विल बी एडवर्सली अफेक्टेड। क्या कोरल रीफ से इंपैक्ट होगा? द आंसर इज यस, वंस अगेन सेम रीजन। थर्ड बोल रहा है द सर्वाइवल ऑफ सम एनिमल्स दैट हैव फाइटोप्लैंक्टोनिक लार्वा विल बी एडवर्सली अफेक्टेड। सो फाइटोप्लैंक्टोनिक लार्वा का मतलब क्या है? ऐसा लार्वा जो बड़ा होकर प्लांट बनने वाला है, जो कि फाइटोप्लैंक्टॉन से होंगे, राइट? सो क्या ऐसे एनिमल्स जो कि फाइटोप्लैंक्टोनिक लार्वा को साथ लेके चल रहे हैं वो इंपैक्ट होंगे? द आंसर इज यस, ऑब्वियसली, बिकॉज फाइटोप्लैंक्टॉन्स भी एसिडिक एनवायरनमेंट के अंदर बहुत लंबे टाइम तक नहीं रह सकते। नेक्स्ट, द क्लाउड सीडिंग एंड द फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स विल बी एडवर्सली अफेक्टेड। क्या क्लाउड सीडिंग और क्लाउड फॉर्मेशन ये सब यहाँ पर अफेक्ट होगा? द आंसर इज यस, ऑब्वियसली। हमने यहाँ पर देखा डाइमिथाइल सल्फाइड के बारे में, तो सेम चीज़ यहाँ पर आती है। तो पॉइंट इज 1, 2, 3 एंड 4 ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट। द आंसर विल बी डेल्टा। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, तो यहाँ पर एक कंसेप्ट है आर्टिफिशियल क्लाउड सीडिंग के बारे में। तो एक तरफ तो हमने देखा एरोसोल्स के थ्रू क्लाउड सीडिंग होती है, राइट? हमने देखा डाइमिथाइल सल्फाइड एटमॉस्फेयर में जाता है, वहाँ पर क्लाउड्स के अंदर जाता है, उसके कारण रेनफॉल कम हो जाती है, राइट? ऑब्वियसली रेनफॉल कम कैसे होती है? बिकॉज वो टेम्परेचर को, सनलाइट को अर्थ तक पहुँचने नहीं देता है, तो उसके कारण क्या होता है? अर्थ हमारा कूल डाउन रहता है, बिल्कुल। ऑलराइट, अब आर्टिफिशियल क्लाउड सीडिंग का मतलब है कि किसी तरीके से अगर हम क्लाउड के अंदर कुछ ऐसा डालें जिसके कारण क्लाउड जो है वो ऑटोमेटिकली बेसिकली हैवी डाउनपोर के साथ नीचे आए, मतलब पानी बरसाना स्टार्ट करें। तो ध्यान रखिएगा, क्लाउड सीडिंग में 2 चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है, सिर्फ इतना ही याद रखना है। पहला है ड्राई आइस, सेकंड है सिल्वर आयोडाइड। बस यही 2 चीज़ें हैं, ड्राई आइस एंड सिल्वर आयोडाइड। ध्यान रखिएगा, जो सिल्वर आयोडाइड होता है वो बेसिकली आइस पार्टिकल्स को फॉर्म करने में स्टार्ट करता है, और यही आइस पार्टिकल जब नीचे की तरफ एटमॉस्फेयर के नीचे वाले पार्ट में आते हैं तो वो गर्म हो जाते हैं बिकॉज ऑफ वार्म कंडीशन, और वो गर्म होकर के नीचे की तरफ गिरते हैं एज रेन ड्रॉप्स। ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर। आर्टिफिशियल क्लाउड सीडिंग 2 चीज़ें याद रखनी है, ड्राई आइस एंड सिल्वर आयोडाइड। और जस्ट रिमेंबर, अगर यूपीएससी आपसे पूछेगा तो सिर्फ इन दोनों चीज़ों के बारे में पूछेगा और किसी चीज़ के बारे में डिटेल में नहीं जाएगा। एंड ऑब्वियसली ओशन एसिडिफिकेशन एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसके इंपैक्ट्स और कॉजेस दोनों ही चीज़ें पूछी जा सकते हैं। सो आई होप आपको ये पर्टिकुलर वीडियो प्रॉपर्ली समझ आई एंड आपको कुछ नया सीखने को मिला हो। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।